बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज कौमी असम्बली में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 33वें वजीर आजम मुंतखब हुए। उन्होंने 201 वोट लिए वजीर आजम के इंतखाब में। उन्हें तकरीबन 169 के गोल्डन नंबर को सिक्योर करना था, उन्होंने 201 उसके मुकाबले में नंबर सिक्योर किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट सिक्योर किए। वो अपोजिशन के कैंडिडेट थे या सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आज ही के दिन जब पाकिस्तान में 33वें वजीर आजम का इंतखाब चल रहा था, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी पाकिस्तान भर में मुनक्किद हुए और उसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर, जो कि इस वक्त कौमी असम्बली का भी हिस्सा हैं, वो इस पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन, और उमर अयूब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अब इन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करती है या नहीं, इसके साथ साथ सारी सूरत हाल पर आज जब बात करने के लिए जिन मेहमानों को मदऊ किया है, पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफी रजा रूमी और सलमान आबिद साहब, और तीसरे सेगमेंट में जरा हम बात करेंगे कलभूषण की। आज जी हां, काफी अरसे बाद कलभूषण का जिक्र आज दोबारा क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे। लेकिन रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, फाइनली आपने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिया है और इस बार आप न सिर्फ मरकजी तर्जुमान है बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। तो आपके ख्याल में इस बार जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उस पर कोई सवालिया निशान अब मुस्तकबिल में नहीं लगेगा? बहुत मेहरबानी आपकी जी, आपने मुझे इनवाइट किया। हम उम्मीद करते हैं कि नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वो तमाम बेंचमार्क्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में आउटलाइन किए थे उनको फॉलो किया है, और एक जामिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो आज अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं और हमने अनाउंस भी किया है उसके रिजल्ट्स वगैरह को। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो अब कोई रखना नहीं डालेंगे इसमें और इनको एक्सेप्ट करेंगे, और हम वी शुड बी एबल टू प्रोसीड टू, और हम भी और ये उम्मीद रखें कि जो भी चीजें थी वो एज पर रूल्स जो करनी थी वही आपने की हैं इलेक्शन के लिए। देखिए, पहले दो इलेक्शंस में भी हमने वो उनको फॉलो किया था, लेकिन बहसूरत वो अब चूंकि वो बाजी का हिस्सा है तो हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते कि क्यों वो रिजेक्ट हुए। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन कर दी थी कुछ चीजें इलेक्शन कमीशन की इनपुट के बाद, तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम उनको फॉलो करें और रिजल्ट्स जो है वो उसी की बेसिस के ऊपर हमने शेप किए। ठीक, इत्तलात ये भी आ रही थी कि इन इंतखाबात के लिए भी अकबर एस बाबर साहब ने नॉमिनेशन फॉर्म्स लिए थे, तो क्या उन्होंने जमा नहीं किए? चूंकि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो भी नॉमिनेशंस थे वो आपके सामने आने थे, या जमा नहीं किए या किसी बुनियाद पर मुस्तरद हुए? मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म्स लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपने नाम से तो उन्होंने नहीं लिए। ये हो सकता है कि किसी और के नाम से लिए हों, क्योंकि बहुत सारे नॉमिनेशन फॉर्म्स जो थे वो लिए गए थे जो सबमिट नहीं हुए इलेक्शंस के लिए। सो आई कांट से वन वे और द अदर, लेकिन उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स हमारे तक नहीं पहुंचे, कंसीक्वेंटली वो रेस में थे ही नहीं। अच्छा, आज ये जो भी मामला है अब इलेक्शन कमीशन और आपके दरमियान होगा। आज जरा दोबारा बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में आज जो हमने मंजर देखा वो पाकिस्तान की किसी पुरानी पार्लियामान से मुख्तलिफ नहीं था। वही वजीर आजम का खिताब, वही अपोजिशन का एहतजाज, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने मीसाक मईशत और मीसाक मफाहमत की बात की है, और लाजमी सी बात है ये किसी और के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑफर है। तो बहैसियत मरकजी तर्जुमान आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर की इस ऑफर को? देखिए, वो पंजाबी में कहते हैं डंडी मारना, तो यहाँ भी मिसाक ऑफर करते हुए भी डंडी मार गए हैं। असल इनका जो मिसाक है वो है मिसाके आगाज लूट मार, सही, और दूसरा मिसाक है इनका वो मिसाक के फॉर्म 47 वो लेने को तैयार है। आप पहले आप अपना पूरा एजेंडा तो सामने लेके आए ना कि किस तरीके से, ये किस भौंडे तरीके से इनको इम्पोज किया गया है। ये लोग आए हैं, ये तो स्ट्रेंजर्स हैं उस हाउस में, इनके पास सिर्फ 27 सीट्स थी, इनकी तमाम लीडरशिप जो है वो इलेक्शन हार चुकी हुई है, ये सबको पता है, हमारे पास मौजूद हैं, और तुम्हारे प्रूफ्स हमारे तक बारहा उनको दिखा भी चुके हैं, और अब वो लीगल प्रोसेस के जरिए आगे जा रहे हैं। तो एक हुकूमत जो इलिजिटिमेट है, जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, उसके साथ कैसे हम बातचीत कर सकते हैं? और ये अपने एजेंडा तो असल छुपा रहे हैं, ये तो लूटमार करने के लिए आते हैं, करके चले जाते हैं।
तो सफर तो आवाम करते हैं। आप कह रहे हैं लूटमार के लिए उन्होंने मीसाक किया है। चलें, आप दो बड़ी दबे लफ्जों में दो बड़ी जमातों को कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दबे लफ्जों में तीन बड़ी जमातों को कह रहा हूं, सो कॉल तीसरी बड़ी नहीं है, लेकिन एमक्यूएम भी अभी। चलें ठीक है, तीनों को आप कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें यह नजर आ रहा है एमक्यूएम भी फेडरल कैबिनेट में अभी तक हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर चुकी है। तो बेसिकली एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से जरूर गवर्नमेंट बनी है, बट इट्स सिंगल हैंडेडली पीएमएल लेड गवर्नमेंट। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मीसा के करप्शन इन्होंने कर लिया? देखिए, नंबर एक बात यह कि पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी अपनी पोजीशंस एक्सेप्ट कर चुकी हुई है, वो तो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, वो तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस वो ले रही है। नंबर एक बात। नंबर दो, एमक्यूएम अपनी कीमत वसूल करना चाह रही है। वो कीमत जब उनको मिल जाएगी, 2 की बजाय 3 मिनिस्ट्रीज ऑफर हो जाएंगी, तो मेरा लिख लीजिए, वो भी शामिल हो जाएगी। सही। तो ये तो एक है, पूरा है एक कोलिशन ऑफ द करप्ट, मैं इनको कहता हूं, मुजरिमीन का टोला है ये, जो बेसिकली मुल्क के ऊपर इन्होंने बराजमान किया गया है, जबरदस्ती बराजमान किया गया। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका ये पॉइंट है। लेकिन आपके नहीं ख्याल में कि अपोजिशन में जो लोग बैठे थे, आप भी अपोजिशन के वोट भी पूरे नहीं ले सके, उसकी वजह क्या थी? कौन सी अपोजिशन के वोट? आपके पास सरदार अख्तर मेंगल के पास आपकी पार्टी वो तो उन्होंने तो हिस्सा ही नहीं लिया ना इलेक्शंस में। हाँ। उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो आप उन्हें कायल भी तो नहीं कर सके। वो कायल हो जाएंगे, अल्टीमेटली कायल हो जाएंगे। वो हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है, जो हम प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। मौलाना को भी आप कायल नहीं कर सके। तो मौलाना के साथ तो हमारा वैसे भी कोई इतना ज्यादा कोई गहरा उन्स नहीं है, लेकिन उनका भी जो एजेंडा इस वक्त लगता है वो वही लगता है जो कि हमारा है, दैट इज के जी इलेक्शन जो है वो उसको उनको रेक किया गया और ब्लेटेंटली और ग्रोसली रेक किया गया है। सो वो देखते हैं, उनके साथ भी बातचीत हो रही है, बाकियों के साथ भी बातचीत है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म बन जाता है तो इसका बेसिक मकसद जो होगा वो होगा जमहूरी इक़्तिदार को और जमहूरी कल्चर को फरोग देना। ये कोई पार्टनरशिप की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक स्ट्रगल है जो कि हम मौलाना साहब तहरीक को लीड करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, कौन करेगा? ये प्रेमेच्योर क्वेश्चंस हैं, अभी देखते हैं कि अभी इकट्ठे भी होते हैं कि नहीं। जब इकट्ठे होंगे तो उस वक्त देखा जाएगा। एक तो हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को हमने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, तो वो एक मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का, कि एक ऐसा सूबा जो कि बहुत सी आफात का शिकार रहा है और आज भी सबसे ज्यादा कम डेवलप्ड सूबा है, फिर वहाँ टेररिज्म जो है वो कल्चर अभी तक चल रहा है, सारा कुछ है। तो वहाँ के एक लीडर को जो कि उनका एक लीडिंग सॉर्ट ऑफ वॉइस रही है बलूचिस्तान के हकूक के लिए, जब उसको हम नॉमिनेट करते हैं तो दैट मीन्स कि जी हम उनकी आवाज में अपनी आवाज को शामिल कर रहे हैं। 2014 के धरने में आपकी जमात के सरबराह ने इन्हीं लीडर के बारे में जो कुछ खड़े होकर कहा, उस पर आज शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी का लफ्ज इस्तेमाल करना जो वो एक बड़ा नहीं, अफसोस की बात नहीं है। मसला ये है कि जी जिंदगी आगे बढ़ रही है। यही महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिनके बारे में उनकी चादर लपेट कर 2014 में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे बैठे हैं। अभी पिछले आप तो महीना पहले तक वो आपस में एक दूसरे पर क्या कर रहे थे। तो ये इंसान as you move on in life, as you experience more things, तो आप कुछ सीखते भी हैं, उसको आप आगे लेके चलते हैं। We feel कि जी अगर एक कॉमन एजेंडा बन रहा है इस मुल्क में जमहूरियत के कल्चर को फरोग देने के लिए, तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना चाहिए। उसमें ये लाजमी नहीं है कि हर बंदा दूसरे से 100% एग्री करे, या 50% एग्री करे, या 40 करे, या 90 करे। तो वो एग्रीमेंट जो है उसको एक्सप्लॉइट करें, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको हम बलाए ताक रख सकते हैं। तो बेसिकली इनके साथ जो हम लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन जब शुरू करेंगे, मुझे जाती तौर के ऊपर उम्मीद है कि जब शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा और इस मुल्क को जरूरत है जमहूरी कल्चर के फरोग की। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल भी शौकत बसरा साहब से बात हो रही थी, आप लोग सारी जो गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी एक शदीद सी कंफ्यूजन नजर आती है। उसको मैं आगे आपके सामने सवाल रखूंगा। महमूद खान अचकज़ई साहब की जो नामजदगी है उसके हवाले से आपकी के जो नाकदीन है या हम जैसे जो सवाल पूछने वाले हैं वो ये पूछते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब को सिर्फ इसलिए आपने नामजद किया कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट तकरीर की, आपने कहा सुइटेबल कैंडिडेट यही है, इसी को नामजद किया जाए, इसके अलावा आपके पास प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कोई ऑप्शन नहीं था? देखिए, ये सपोज करना मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब है। नंबर एक बात ये कि हम ये इन छोटे छोटे मसलों में नहीं उलझते कि जी ये कहना कि हमारे पास कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते किसी को, मतलब हमारे पास इतनी दुनिया पड़ी हुई है। 93 लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिनको हम नॉमिनेट कर सकते थे पार्लियामेंट। सो वो बात नहीं है नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि जी किसी एक बंदे की एक तकरीर के ऊपर इस किस्म के फैसले नहीं किए जाते। उसमें एक
रिलेटिवली मोर कॉम्प्रिहेंसिव जो है थॉट प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है कि ये बंदा जो है ये सूट करता है पाकिस्तान की फेडरेशन को यकजा करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की फेडरेशन जो है वो कमजोर है और उसमें जो छोटे सूबे हैं उनके बड़ी जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जहां वहां टेररिज्म है वहां उनकी अपनी डेवलपमेंट जो है वो भी सबसे कम हुई है। फिर जिस तरीके से वहां हुकूमतें बनाई जाती हैं भाई वो भी आप देख लीजिए। महमूद खान अचकज़ई उन हुकूमतें बनाने का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, 2013 में ही वाज ब्लू आइड ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ठीक है, रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका करप्शन का टोला है, करप्शन में शरीक रहे, इसी करप्शन में फिर महमूद खान अचकज़ई कैसे धुले हुए? हम सब आगे बढ़ते हैं जब लाइफ में तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस आगे बढ़ने अगर हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है, रऊफ हसन साहब, जब आप ये बात करते हैं कि हमने कुछ चीजों पे दरगुजर करके आगे बढ़ना है, तो फिर दरगुजर का फॉर्मूला पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पे आकर क्यों खत्म हो जाता है? कैटेगरी एक नहीं है। जो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो कैटेगरी है वो माशाल्लाह उनकी अपनी कैटेगरी है। वो जो जो होता है ना करप्शन, वो उस चक्कर में वो तो मुल्क को तबाह और बर्बाद करके छोड़ के गए हुए हैं और अब और तबाह करेंगे। अभी उनकी 16, 17, 18 माह की जो परफॉर्मेंस है PDM-1 की वो देख ले आप, आपके सामने है वो। और महमूद खान अचकज़ई का तो कोई ऐसा रोल नहीं रहा। फजलुर रहमान साहब उस हुकूमत के इत्तेहादी थे, उसका हिस्सा थे। देखिए अब सिचुएशन डिफरेंट है ना, ऐसे ही कोalitions बनती हैं, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग्स बनती हैं, ऐसे ही डेवलप होती हैं। मौलाना साहब का तो अभी पता भी नहीं है ना कि वो आते हैं कि नहीं जाते, उनका एक अपना एजेंडा है। हाँ, एक कॉमन फैक्टर है उसमें, वो फैक्टर क्या है? वो है इलेक्शन के ऊपर उनको भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात खैबर पख्तूनख्वा पे हैं, जहां पर आपके पास लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वो कहते हैं वहां एस्टैब्लिशमेंट ने आपके लिए दानली की है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कई मरतबा कहा कि आपके लिए ये धांधली की गई है। हम बेसिकली जो चाहते हैं वो ये है कि जी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्लीन अप होना चाहिए। जो असल अवाम का मैंडेट है वो उस पार्टी को मिलना चाहिए जिसके लिए उनका वोट है। अगर उसमें एक कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हम शामिल होंगे। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, यही हमारा एजेंडा है। इस स्ट्रगल में जो भी शामिल होना चाहेगा हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छा, एक सवाल, चूंकि इलेक्शन के पहले दिन के इब्तदाई चंद घंटों में एक तासुर जिस तरह से बन गया था कि जी पीटीआई के पास लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उस पर भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि जी आपने 5 से 10% नताइज की बुनियाद पर एक माहौल बना दिया था, और माहौल बनाने के लिए आपके मुखालफिन ये इल्जाम लगाते हैं कि आपकी जमात माहिर है सोशल मीडिया पर। एक सवाल ये पूछने लगा हूं कि मोबाइल सर्विस बंद थी, इंटरनेट सर्विस बंद थी, तो रऊफ हसन और उनकी जमात को ये नताइज मौसूल कहां से हो रहे थे? आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे, वो तो आ रहे थे ना, बिल्कुल। और उनसे हमने देखा है जो ट्रेंड चल रहा था उस वक्त वो पीटीआई की फेवर में था, और जो हमारे पास फॉर्म 45 और 47 मौजूद है इस वक्त, वो 82 और सीटें हमसे चोरी की गई। अच्छा, उसका है, आपने कहा 82 सीटें को चैलेंज कर रहे हैं ट्राइब्यूनल? बिल्कुल कर रहे हैं। और इन 82 में से कितनी आपको लगता है कि आप रिवर्ट करवा पाएंगे? हमें सारी रिवर्ट करनी चाहिए अगर आप फ्री एंड फेयर तरीके से इन मुकदमात को सुनते हैं। हमारा जो इंदिया है वो आप हमें बयान करने देते हैं, तो हमें तो आपको सीटें देनी पड़ेंगी। ये सही, इसमें अवाम का मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है। सही, हमारे पास 45 भी है, हमारे पास 47 भी है, और वो इन्होंने 47 रात के अंधेरे में वो 47 बनाए जो कि एग्री नहीं करते फॉर्म 45 के साथ। तो ये तो एक ओपन डाका है ना, ठीक है, ओपन। इसका अब जो प्रोसेस होगा वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने करना है। हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट के जजेस को अगर मुतमईन नहीं कर पाई तो नताइज क्या होंगे? वो देखते हैं आगे जब बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्यों नहीं मुतमईन कर सकेंगे हम? पहले हम क्यों सपोज कर लें कि हम मुतमईन नहीं कर सकेंगे? क्योंकि 35 पंक्चर की हमारी तारीख है, उसके बाद का आगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लोगों के माइंडसेट बदलते हैं, चेंज होता है, लोगों को थोड़ी सी रोशनी भी दिखाई देती है, तो वो बहुत कुछ बदल जाता है। तो इंसान स्टैटिक नहीं है कि एक मोमेंट के ऊपर वो कह रहे हैं आपने 82 पंक्चर्स का जो नैरेटिव लिया उसको 82 पे स्ट्रेंथन कर, वो भी ठीक है, वो भी ठीक था। हमारा उस वक्त भी लूटे गए। कहा कि मैंने सुना था हेयर से पे मैंने 35 पंक्चर, हमें पता है कि वो लिए गए, हमने नहीं कहा, आपके बिकॉज बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव आज भी वही है जो पहले था, कि एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो वल्नरेबल हो। हमारी हुकूमत के वक्त भी यही था कि जी हुकूमत ऐसी बनी जो कि वल्नरेबल हो। आज भी वल्नरेबल हुकूमत है। लेकिन स्टेज पे खड़े होकर आपके लीडर कहते थे कि हम सेम पेज पर, हम बहुत ही मुस्तहकम हुकूमत है। मेरे लीडर ने जो कुछ कहा या किया वो वक्त के तकाजे के मुताबिक उन्होंने किया। अगर वक्त चेंज हुआ, फिर कुछ फोर्सेस थी, वो उन्होंने एक रोल प्ले किया, नेगेटिव रोल प्ले किया पीपल्स पीटीआई की हुकूमत को डिसमेंटल करने में। कौन वो इंतहाई जो कुछ भी था, सारा कुछ है, आपको पता है, सारा कुछ है। और ये लोग हैं जो आज हुकूमत में आए हैं, ये सबसे बड़े क्रिमिनल्स थे। सरदार अख्तर मेंगल भी उसमें थे।
मौलाना फजलुर रहमान भी उसमें थे, जिनसे आज आप बात करने के लिए बैठे हुए हैं। वो उनको आप कंपेयर ना करें इस टोले के साथ। क्यों कंपेयर ना करूं? उन्होंने दे दिया उन्होंने, लेकिन ये जो है ये महाकरप्ट लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 16 महीने में ये नहीं हो सकता, वो उनकी आवाज जो है। रऊफ हसन साहब, ये नहीं हो सकता कि 16 महीने की हुकूमत में शहबाज शरीफ करप्ट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब करप्ट हैं, मौलाना साहब के साहबजादे जिनके पास सबसे अहम मिनिस्ट्रियां थी, अख्तर मेंगल साहब जिनके पास 2 मिनिस्ट्रियां थी, वो दूध के धुले हुए। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई लाजमी तो नहीं कि आप एक ग्रुप में अगर शामिल हैं तो आप भी उस ग्रुप का कल्चर जो है वो अडॉप्ट करेंगे। बहुत अच्छे लोग जो हैं वो बहुत करप्ट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं, ऐसे लोग आपके पास भी रहे होंगे। आपकी 3.5 साल दौरे इक़्तिदार हमारे पास बहुत अच्छे लोग थे, हैं और आएंगे, और अच्छे लोग भी आ रहे हैं। और उन अच्छे लोगों में उस्मान बुज़दार भी शामिल थे। देखिए, उस्मान बुज़दार चला गया ना, हिस्ट्री हो गई ना, और उसको बुरा कहने की क्या वजह है आपके पास? हमारे पास बुरा वजह कहने की फरागोगी है। आपके पास कोई है इल्जाम साबित हुआ है किसी कोर्ट में जाके? सेम ऐसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली ऊपर तो पनिशमेंट हुई थी जो 15 दिन में धुली गई है, और वो धुलाई गई है, जो जिन्होंने धुलाई है वो भी आपको पता है। और यही आर्ग्यूमेंट कल रऊफ हसन साहब जब दोबारा आपके इल्जामात धुलेंगे तो मुखालिफिन आप पर लगाएंगे। देखिए, जहां किसी जगह इल्जाम लगता है और वो स्टिक करता है, इन लोगों के ऊपर स्टिक करता है। खान साहब की जात के ऊपर कोई इल्जाम स्टिक नहीं कर सकता, क्योंकि वो 190 मिलियन वो नहीं करता। वो बिल्कुल, आप उसके जो फैक्ट्स में जाएं, फिगर्स में जाएं, एक ट्रस्ट में क्या उनकी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है उसमें? वो ट्रस्ट है, बिल्कुल वो ट्रस्ट है, वो चीजें। तो आपका ख्याल है कि ये जो फ्रिवोलस इल्जाम नहीं है, मैं कह रहा हूं इल्जाम है। नो, इल्जाम नहीं बन सकता, वो सही, वो बिल्कुल गलत मुकदमा है, उसकी कोई बेसिस नहीं है, और जब वो कोर्ट्स में जाएगा तो इट विल बी रिटन ऑफ। ओके, आपने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से अब आप कौमी असेंबली में मौजूद हैं, तो अगले 5 साल तक पीटीआई तो नहीं है नेशनल असेंबली में? क्यों नहीं है? पीटीआई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एफिडेविट पीटीआई है। कैसे पीटीआई है सर? क्यों नहीं है वो पीटीआई? सर, एफिडेविट आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद आप दोबारा क्या वक्ती तौर के ऊपर वो वहां बैठे हो, हमारा जो उसकी जो डिसीजंस हैं वो खान साहब ले रहे हैं, वो हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है, वो डिसीजन खान साहब ले रहे हैं। उस एग्रीमेंट में ये भी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद आपके अरकान वापस आएंगे? वो आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? रूल्स इजाजत देते हैं? क्यों नहीं आएंगे? रूल्स देख लेंगे हम। रूल्स मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो इजाजत देते हैं। और अगर पाकिस्तान के आईनी इदारों ने कहा कि इजाजत नहीं देते तो इस फैसले को हम, ये भी चल रहा है, वो हमारे लोग हैं, वहां बैठे हुए हैं, उसके बाद तो उसको नॉट विथ स्टैंडिंग विच पार्टी दे आर विद, दे आर पीटीआई पीपल, और उनकी जो डिसीजंस हैं उस पार्लियामेंट्री पार्टी के, वो इमरान खान साहब ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो अब आपसे क्लियर करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंफ्यूजन से गुजर रही है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट है मेरे सामने, वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत चलेगी, SIFC को भी तस्लीम करेंगे। आप कह रहे हैं कि बात नहीं होगी, मरवत साहब एक अलग किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कंफ्यूजन से कुछ दिनों में निकल आएगी या इसी तरह कंफ्यूजन में चलती रहेगी? अव्वल तो कंफ्यूजन है ही कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। जो मैंने बताया है वही गौहर साहब की स्टेटमेंट भी है, और वो भी बाकी आप कह रहे हैं अली अहमद गंडापुर साहब फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लेंगे? अली अहमद गंडापुर साहब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाएंगे, और उसमें ताली दोनों हाथों से बचती है। सही। अली अहमद गंडापुर साहब कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरे ठीक काम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो कॉन्फ्रंटेशन होगी ना। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने एक खत लिखा है IMF को, और इतलात ये है कि उस खत के हवाले से बहुत सी चीजें जो है वो बैकलैश भी कर रही हैं। कहीं कुछ दिनों के बाद यू टर्न लेते हुए रऊफ हसन साहब को इसका अकेले जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जाएगा? क्यों? रऊफ हसन ये पार्टी के बिहाफ के ऊपर लिखा जा रही है। हाँ, तो ये पार्टी के बिहाफ के ऊपर लिखा हुआ है, और पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन, जिसमें मैं भी बैठा हुआ था, जिसमें उन्होंने ओनरशिप लिया इस पार्टी की। और ये क्यों सोचें आप कि पार्टी जो है वो मुझे या किसी और को मुर्द इल्जाम ठहराएगी? तो मेरे पास ये खबर है, मैं इसलिए आपसे सवाल ये बहुत सर्कुलेट करता है, स्पेकुलेटिव न्यूज के ऊपर तो पाकिस्तान का मीडिया चलता है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक, इधर की सुनी चढ़ा, उधर सुना। आपसे सवाल कर रहा हूं सर, मैंने स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस हैव नो रेलेवेंस एंड मीनिंग। कि जी मैंने खत लिखा है, सवाल पूछने मैंने हक है सर। हाँ, वो जरूर पूछें, आप स्पेकुलेटेड करते जाएं, वो मतलब उसका वो हकीकत तो नहीं बन सकती, लेकिन मैंने खत लिखा है, मुझे खान साहब ने डायरेक्ट किया है, मैंने खत लिखा है, और मैं ओनरशिप लेता हूं उसकी। और उसका ये खत रियासत के अगेंस्ट गया या बिल्कुल रियासत के अगेंस्ट नहीं है, हमने उसमें क्लैरिफाई किया, मैं वो ले आता तो आपको पढ़ के सुना देता। IMF ने वो पैसे रियासत पाकिस्तान को देने, हमने कहा है कि हमारे खत का मकसद IMF और पाकिस्तान के दरमियान फाइनेंशियल एग्रीमेंट को स्टॉल करना नहीं है। ये उस खत के अल्फाज हैं, पढ़ तो लेना, कहाँ आपने पढ़ा? No, आपने पढ़ा? No, but have you read the letter before asking the question? So then the question does not have a basis. It's not because हमने उसमें क्लैरिफाई किया है. It's not interference, रऊफ हसन साहब. No, not at all.
उनके अपने जो उनका जो मैंडेट है, मैं बताता हूं आपको, आप पढ़ लेना खाता, अगर आप ये भी सवाल नहीं बनता आपका अगर आप पढ़ लें, यू हैव नॉट रेड द लेटर, दैट इज द क्राइसिस विद जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। नहीं सर, लिसन टू मी नाउ, उसका मैंडेट है जो IMF का, उसकी बेसिस के ऊपर वो ऑडिट करवा सकते हैं अगर उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि चोरी किए गए इलेक्शन, ये उनका मैंडेट है, उनका मैंडेट है, और हमने उसको इन्वोक किया है। सही, हमने उसको इन्वोक किया है। हमने कोई उनको ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें, या उस कॉन्ट्रैक्ट के रास्ते में हमने कोई दीवार बनने की कोशिश नहीं, और ये भी हमने स्टेट किया है उसमें। प्लीज रीड द लेटर। ओके, आई थिंक उसके बाद कोई एक ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, आइंदा उसके बाद दोबारा इस पर प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे, और मैं अपनी खबर पे अपनी कायम हूं। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रऊफ हसन साहब से हमने बात की, जरा तंदोतेज सवाल और जवाब, जो कि हमारा अपना एक जिसे कहते हैं सवाल करने का हक, उनका जवाब देने का हक। अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे रजा रूमी साहब और सलमान आबिद साहब। जरा बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर। लेते एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार रजा रूमी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार सलमान आबिद साहब। दोनों से ज़रा बात करेंगे कि आज जो कौमी असम्बली का मंजरनामा था, क्या मेरे लिए तो कम अज़ कम ये मुख्तलिफ नहीं था। उन दोनों से पूछूंगा कि माजी की किसी पार्लियामेंट में कभी वज़ीर आज़म और जिसे कहते हैं उसका इंतखाब का जब अमल हुआ, क्या इससे मुख्तलिफ कोई मनाज़र थे? मुझे तो नज़र नहीं आए। आज भी मुझे 2013, 2018 और 24 में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। रजा रूमी साहब, जो भी सिचुएशन थी, 33वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए शहबाज शरीफ साहब, 201 वोट लिए, 169 का गोल्डन नंबर उन्होंने टच करना था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उमर अयूब साहब 92। रजा रूमी ने आज जो मनाजिर देखे, रजा रूमी को ये मुख्तलिफ लगे माजी से? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का और मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मनाजिर तो कोई इतने खास मुख्तलिफ नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक वतीरा बन गया है कि इस तरह की हंगामा आराई और अपोजिशन की तरफ से जो एक एटीट्यूड होता है। पहले ये लोग अपोजिशन में थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, और आज टेबल्स टर्न हो गए हैं। लेकिन इस बार जिस तरह के हालात में ये असेंबली मुंतखब हुई है और जो इल्ज़ामात धांधली के इस वक्त हवा में मौजूद हैं, लोगों के ज़हनों में है, वो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ फीचर है। 2018 में भी ऐसा मसला था, मगर 2018 का जो तरीकाकार और स्केल या तरीका वारदात जो था, वो इस बार 2024 में कई हाथ आगे निकल गए हैं हमारा निज़ाम जो है। और इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है कि जमहूरी प्रोसेस आगे चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी। जी सलमान आबिद साहब, रजा रूमी साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ नहीं थे मनाजिर। आपके लिए कैसे रहे ये मनाजिर जो आज कौमी असम्बली के थे? देखिए, पाकिस्तान की सियासत का अगर आप एक अमूमी जायजा लें तो आपको ये बात नजर आती है कि हमारी सियासत इशूज से ज्यादा महाजराई के दरमियान चलती है, और महाजराई, टकराव, तनाव, सियासी दुश्मनी ये गालिब रही है। आज भी हमने वही कुछ देखा है जो माजी की सियासत का हिस्सा था, उससे मुख्तलिफ कोई नहीं था। और ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि हम किसी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और अभी इब्तिदा ही से हम एक टकराव का मंजरनामा हमें नजर आ रहा है। और जैसे रजा रूमी ने कहा कि पहले तो बुनियादी मसला इंतखाबात की साख का है। अच्छा, कल तक तो इमरान खान साहब का मसला था, लेकिन अब इसमें और फरीक भी शामिल हो गए हैं। यानी उसमें महमूद खान अचकजई भी शामिल है, उसमें असरदार अख्तर मैंगल शामिल है, उसमें JUI भी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। तो लगता है ऐसे जैसे पार्लियामेंट के अंदर भी सख्त अपोजिशन होगी और पार्लियामेंट से बाहर भी एक सख्त अपोजिशन होगी। तो ऐसे में जो सियासी तलखियां हैं वो बहुत बढ़ेंगी। और आपने देखा ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है, ये लगता है कि अभी आगे चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली जो शहबाज शरीफ साहब का मॉडल है ये बहुत ज्यादा ऊपर बेस कर रहा है, यानी उनका सारा इन्हिसार सियासी कुव्वतों से ज्यादा
पे होगा कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। अच्छा, माजी में भी यही गलती इमरान खान साहब ने भी की थी। इमरान खान सब समझते थे कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है इसलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब देखा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ सियासी कुव्वतें भी उनके पीछे उनके खिलाफ थी तो उसका नतीजा हमने देखा। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए भी चैलेंज बहुत बड़ा है और वो सियासी कुव्वतों से पीछे हट गए हैं और पॉलिटिकल स्पेस जो पॉलिटिकल फोर्सेस ने लूज की है उसका भी उनको आगे जाकर नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। रजा रूमी साहब, बहुत अहम नुक्ता सलमान आबिद साहब ने उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यही गुमान था कि उनके पास सेम पेज है और यही गुमान उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास भी है। लेकिन रजा रूमी साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने मीसाक मईशत और मीसाक मफाहमत की बात की है। रऊफ हसन साहब अभी थोड़ी देर पहले PTI के तर्जुमान थे, उनसे हमने बात की, उनसे हमने ये सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार किया कि इनसे बात ही नहीं हो सकती। तो जब बात नहीं हो सकती तो फिर इस्तेहकाम कैसे आएगा? रजा रूमी साहब जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम आपने सवाल उठाया है। और अगर आपको याद हो तो ये इस तरह की ऑफर पहले भी हुई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर बने थे, तो उस वक्त की अपोजिशन ने भी मिसाक मईशत की ऑफर की थी। सरदारी साहब ने ऐवान में तकरीर की थी और काफी अरसा ये लोग यही बात करते रहे कि ये अब कोई तरीका निकाल के आप आगे इक़्तिदार में, हम आपका इलेक्शन नहीं मानते वगैरह वगैरह। लेकिन उस वक्त भी ये था। इस बार भी जो है यही ऑफर आई है और ये खैर अच्छा जेस्चर है और मैं समझता हूँ इसको आगे सीरियसली काम भी करना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत वक्त की ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मगर देखिए, खान साहब की हिकमत अमली में थोड़ी बहुत तब्दीली तो बिल्कुल आई है। एक तो जिस तरह उन्होंने महमूद खान अचकजई को अपना सदारती जो नॉमिनी मुकर्रर किया, वो किया है, नेम किया है, और उसके अलावा दीगर भी वो जो एलाइज हैं ढूंढ रहे हैं और वो एलाइज ढूंढ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मामला ठंडे किए हैं। तो हालांकि आपको पता है कि उनकी पार्टी और खुद खान साहब मौलाना फजलुर रहमान को क्या नाम नहीं पुकारते रहे, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि महमूद खान अचकजई भी महफूज नहीं रहे सर उनसे। जी बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन वो ये तो बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। मगर आपकी बात दुरुस्त है कि असल बात तो ये है कि पार्लियामान के अंदर हुकूमती और अपोजिशन बेंचों को बहुत से मामलात के ऊपर बात करनी पड़ेगी, ताउन करना पड़ेगा। ये खला में गवर्नेंस नहीं चल सकती और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हुकूमत भी नहीं चलेगी और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, जो सलमान साहब कह रहे थे अभी। बिल्कुल सलमान साहब, जो बात रजा रूमी साहब ने की और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि गुज़िश्ता 2 साल या 2.5 साल ले लें, 16 महीने की हुकूमत, फिर एक इंटरम सेटअप, बानी PTI की जो पॉलिटिक्स या पॉलिसी है सलमान आबिद साहब, वो कन्फ्रंटेशन की लगती है। रजा साहब ने कहा कि स्ट्रेटजी चेंज है, मुझे नहीं समझ में आया कैसे चेंज है, क्योंकि मुझे अब तक वो कन्फ्रंटेशन मोड में ही लगते हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब की नामजदगी हो, चाहे वो IMF को ख़त लिखने का मामला हो, या फिर महमूद खान अचकजई साहब की नामजदगी का मामला हो। तो अभी तक वो एक ही पॉइंट पर है से लड़ना है, पीछे नहीं हटना। देखिए, ये बात तो ठीक है कि उनकी लड़ाई इस वक्त के साथ है और वो लड़ भी रहे हैं। आपने देखा अली अमीन गंडापुर की जो अपॉइंटमेंट है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, मसला यह है कि जो चीज उन्होंने सीखी है और जो रजा रूमी ने भी इशारा किया है वो ये कि लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए। पहले जो पार्लियामेंट से उन्होंने इस्तीफे दिए और कबल अज वक्त पंजाब असेंबली और KP के तोड़ी, ये PTI के अंदर एक रियलाइजेशन है कि हमारा ये जो एडवेंचर था ये कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए अब ये तय किया गया कि हमने पार्लियामेंट के अंदर भी भरपूर किरदार अदा करना है और जितनी भी मुखालिफ कुव्वतें हैं पार्लियामेंट के अंदर उनको साथ लेना है, पार्लियामेंट से बाहर भी लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में के साथ इमरान खान साहब का जो तनाव है, अगर ये कम नहीं होता तो ये लड़ाई भी बढ़ेगी और साथ साथ उनकी जो इस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी लड़ाई चलेगी। तो मुझे तो दो तरफा लड़ाई नजर आ रही है। और देखिए, बात ये है, अगर आपने मफाहमत की तरफ जाना है तो आपको इमरान खान को बाहर निकालना होगा, आपको उनके लोगों को छोड़ना होगा, आप उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको खत्म करना होगा। सलमान आबिद साहब, फिर आप कह रहे हैं कि PTI को NRO देना होगा? नहीं सर, NRO की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें रिकंसिलेशन की तरफ जाना है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो पहले जो पॉलिटिकल टेंशन है उसको भी तो एलिमिनेट करें ना। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को अंदर रख के आप ये कहें कि आइए रिकंसिलेशन करें। देखिए, ये जो 8 फरवरी का मैंडेट है ना, इसने बुनियादी तौर पर इमरान खान को रेलिवेंट कर दिया है। अब आप इमरान खान को बाहर निकाल कर अगर कहेंगे कि हमने रिकंसिलेशन करनी है, रिकंसिलेशन नहीं होगा। रिकंसिलेशन आपको पता है माजी में
बेनजीर को निकाल कर करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ को निकाल कर करने की कोशिश की गई, अब इमरान खान को निकाल कर करने की कोशिश की जा रही है। रिकंसिलिएशन उन्हीं लोगों से होगी जो जेन्युइनली इस वक्त पार्टी में मैटर करते हैं। और वो इमरान खान थे, वो नवाज शरीफ साहब है, वो बेनजीर भुट्टो हैं। अगर आप इनको निकाल कर कहेंगे कि हमने रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिकंसिलिएशन होगी, बल्कि वो एक आर्टिफिशियल किस्म की रिकंसिलिएशन होगी। वो पायदार तरीके से आगे नहीं, आप कहते हैं वो पायदार तौर पे आगे नहीं बढ़ सकती। रजा रूमी साहब, सलमान आबिद साहब ने ये माना और पीटीआई के अपने लोग भी मानते हैं कि उनका जो पहला एडवेंचर था पॉलिटिकली वो नाकाम हुआ, तो जो दूसरा एडवेंचर वो करने जा रहे हैं, जिसे मैं एडवेंचर ही कह सकता हूं, महमूद खान अचकजई साहब के साथ, चाहे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मामला हो, अली अमीन गंडापुर का मामला हो, अगर कन्फ्रंटेशन खत्म नहीं करनी तो क्या ये दूसरा एडवेंचर कामयाब हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि एडवेंचर मुझे नहीं पता उनका कामयाब होगा या नहीं होगा। ये बात जरूर है कि इलेक्टोरल मैदान में और अवामी सतह पर वो ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। अगर आप इस इलेक्शन का जायजा लीजिए तो जो सबसे ज्यादा वोट्स पड़े हैं जिस पार्टी को, वो पीटीआई है, और तमाम तर पाबंदियों सख्तियों के बावजूद, नंबर 1, और नंबर 2 जो धांधली के इल्जामात या ये फॉर्म्स 47 की रेकंसिलिएशन का प्रोसेस, अभी देखिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है इसके ऊपर, लेकिन ये कि उसके ऊपर भी बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं। तो उस लिहाज से अवामी सतह के ऊपर पीटीआई जीत चुकी है, ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। और आपको पता है, मैं तो खुद नाकिदीन हूँ पीटीआई का, और मेरा शुमार उन लोगों में होता है कि हमने हमेशा इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर सवालात उठाए, उनसे सवालात तलब किए, लेकिन अब जमहूरियत में अवाम का मैंडेट जो है वो सबसे अहम होता है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप उसको करते तो फिर आप जमहूरियत को बंद कर दीजिए, बोरिया बिस्तरा गोल करके इनको कहीं फ्रीजर में डाल दीजिए। लेकिन अगर ये आईने पाकिस्तान है तो फिर जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे हैं, जमहूरी ताकत की तरह ट्रीट करना होगा सियासी लेवल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सलमान आबिद साहब, चूंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जैसे रजा रूमी साहब ने कहा कि उन्हें वोट्स पड़े हैं और उससे कोई इनकार नहीं कर रहा जितने वोट्स उन्हें पड़े, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमें नजर आ रहा था कि कोई भी जमात अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफर की, पॉलिटिकल कमेटी बनाई, वो चाहते थे कि पीटीआई से बात हो। कायरा साहब ने कल भी हमारे सामने ये एतराफ़ किया, उन्होंने कहा जी हम तो ओपन थे डायलॉग के लिए, लेकिन जब अगले दिन सुबह पीटीआई ने रिफ्यूज किया कि पीएमएलएन और एमक्यूएम से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम जाके पीएमएलएन से एहतियात करें। तो एक नॉन पॉलिटिकल अप्रोच तो नजर आती है सलमान आबिद साहब। ठीक है, ये बात समझ आती है और बहुत से लोगों ने ये बात की है कि पीटीआई को अगर इक्तदार चाहिए था तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ा सकती थी। लेकिन ये भी देखिए ना, पीटीआई का फैसला है कि वो किस जमात से इत्तेहाद करना चाहती है और किस जमात से इत्तेहाद नहीं करना चाहती। लेकिन एक बात उनको ये समझनी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे चाहे वो अपोजिशन में बैठे, आप सियासी जमातों को रूल आउट नहीं कर सकते। आपको सियासी जमातों के साथ आपने रास्ते खोलने हैं, आपको उनके साथ बातचीत करनी है और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। ये बात पीटीआई को सीखनी पड़ेगी। अब देखिए ना, जो लेवल अब महमूद खान अचकजई का, मेंगल साहब का, फजलुर रहमान का, इनके बारे में कितनी रिजर्वेशन थी, लेकिन आज कुछ बातचीत निकली है ना बीच में से। तो मेरा ख्याल है, लेकिन सलमान साहब सॉरी आपकी बात को काट रहा हूं, आज भी पीटीआई जिसे कहते हैं महमूद खान अचकजई साहब के अलावा अख्तर मेंगल से भी वोट नहीं ले सकी उमर अयूब के लिए, और मौलाना फजलुर रहमान से भी नहीं ले सकी। नहीं, मैं तो देखिए आपसे कह रहा हूं कि पीटीआई को ये रास्ता खोलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि सियासी जमातों के दरमियान दो तरफा ताउन जो है वो होना चाहिए। सियासी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है देखिए कि अब पीटीआई जो है उसका एक सिंपल सा जवाब है कि उसको पता है कि ये मैंडेट कैसे मिला है पीएमएलएन को, और खासतौर पर मैं पीएमएलएन का जिक्र कर रहा हूं। और जो मैंडेट है वो जेन्युइन मैंडेट नहीं है। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ना, आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए हुए। इसका मतलब है फॉर्म 45 और 47 के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसलिए अगर इन इश्यूज को आपने रिजॉल्व नहीं करना और आपने उनके साथ वही सख्ती और ताकत का इस्तेमाल करना है पीटीआई के खिलाफ, तो फिर रिकंसिलेशन भूल जाए। ठीक हो गया आपका पॉइंट सलमान साहब आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया फॉर्म 45 और 47 का। चले एक मिनट के लिए मान लिया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोताही भी की गई होगी, बहुत गलतियां भी
की होगी, बहुत खराबियां भी की गई होंगी। रजा रूमी साहब, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट के जजेस ने हेड करने हैं। पीटीआई बजाय इसके कि यहां पर जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है, अपने केस को जाए हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल्स में एस्टैब्लिश करे और वहां से फैसले लेकर आए, तो ज्यादा आपके ख्याल में बेहतर नहीं होगा पीटीआई के लिए? रजा रूमी साहब जी बिल्कुल बेहतर होगा। कानूनी जंग और कानूनी जो रास्ता है, अल्टीमेटली तो रिलीफ वहीं से मिलेगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और मेरे ख्याल से जितने उन्होंने इस बार वकला आए हैं उनकी टिकट्स पर मुंतखब होकर, और वैसे भी वकला की फौज जफर मौत जो है वो पीटीआई के अंदर या उनसे वाबस्ता है, तो यकीनन वो इस चीज को उठाएंगे। अभी तक मेरे ख्याल से 35-40 दरखास्तें तो गई हैं उनकी तरफ से जो हल्कों, खैर वो 180 हल्कों का दावा कर रहे हैं, वो अभी हम देखते हैं। मगर देखिए ये एक कानूनी रास्ता। रऊफ हसन साहब ने आज कहा कि हम 82 हल्कों को चैलेंज कर रहे हैं। रजा रूमी साहब अच्छा, बिल्कुल मैंने नहीं सुना, माय अपॉलॉजीज। लेकिन चलिए 82 को देखिए, बिल्कुल वो करना चाहिए। उसमें वक्त लगेगा, ट्राइब्यूनल्स आपको पता है टाइम लगाते हैं पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह वो अच्छा है, वो को साल लग जाता है, 2-2 साल लग जाते हैं। मगर ये एक सियासी जंग भी तो है ना। देखिए ये भी याद रखिए कि उन्होंने सियासत भी कर दिया। आफ्टर ऑल वो पॉलिटिकल पार्टी है, और माशाल्लाह खान साहब तो आपको पता है ऑपोजिशन में जब वो होते हैं तो चाहे वो जेल में क्यों ना हो, उन्होंने साबित कर दिया कि वो उनसे जो बेहतर एजिटेटर और ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन कोई नहीं है। तो इसलिए ये पार्टी बिल्कुल, जैसे आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, कल लाहौर में उन्होंने मुजाहरा करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह भी किया। लेकिन ये मुजाहरे और ये एहतजाज चलता रहेगा, क्योंकि देखिए पीटीआई की अब नजरें जो है, ये इलेक्शन तो निकल गया है, अब उनकी दो चीजों। रजा रूमी साहब, लास्ट मिनट है मेरे साथ, मेरे पास, चूंकि मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई मिलाना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं केपीके में धांधली हुई है, तो ये जो अपोजिशन है इसका जो भी अलायंस होना है वो आपको नहीं लगता अंदर से ही डिवाइडेड होगा? रजा साहब लास्ट मिनट। जी बिल्कुल डिवाइडेड होगा, और वो इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ये चेस की गेम है, शतरंज की गेम में मोरे और ये चालें जो हैं ये आगे पीछे होती रहेंगी। जी रजा रूमी साहब, सलमान आबिद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी मौजूदा सूरत-ए-हाल पर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अब मुकाबला होगा आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्यादी जमातें ये समझती हैं कि 400 के लगभग वोट सिक्योर करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब। ये उनके अदाद-ओ-शुमार हैं जो उन्होंने प्लस माइनस अपने किए हैं, इम्कानी तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं। और 192 के करीब उन्हें लगता है कि महमूद खान अचकजई साहब लेंगे। अब इनका जो भी फैसला है वो 9 मार्च को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा, और बड़ा चैलेंज होगा एमक्यूएम को मनाना, JUIF को मनाना हुकूमती इत्तेहाद के लिए, और महमूद खान अचकजई साहब के लिए भी ये चैलेंज होगा कि अगर वो मौलाना को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।